सभी का आज की प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पश्चिमी जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी, हमारे पश्चिमी जिला के मीडिया के संयोजक भाई अमरदीप जी और उसके साथ वाले जिला के नजफगढ़ जिला के संयोजक मीडिया के भाई पंकज जी। आज की प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो है कि जो अभी भारत सरकार ने इंटरिम बजट अपना प्रस्तुत किया है, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके श्रोताओं को इसके जो मुख्य बिंदु है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमने सोचा है। हमको पता है कि ये इंटरिम बजट है और इसके बाद में जब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा तो हमारी सरकार का मुख्य बजट आएगा। और आपने सुना होगा इसी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जब वो मुख्य बजट को प्रस्तुत करेंगी तो वो कोई मई जून का महीना होगा। उस समय हमारा देश जो है विकसित कैसे बनेगा उसका पूरा रोड मैप वो देश की जनता के सामने रखा जाएगा। दो 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय देश कितनी चुनौतियों का सामना कर रहा था हमको पता है, और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी इसके बारे में भी हम जानते हैं। उन चुनौतियों के बावजूद भी पिछले 9.5 वर्षों में हमारी मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, उनको गरीबी से बाहर निकाला है। ये मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक जो है काम रहा, उपलब्धि रही, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार संसद की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने पूरा वहां पर माथा टेका था और उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार वो गरीबों को समर्पित रहेगी। मेरी सरकार का हर काम वो केवल गरीबों का उत्थान कैसे हो उसके लिए होगा। यही कारण है और यही सोच है और यही जो है उनके मन में विश्वास था कि आज पिछले 10 वर्षों में 9.5 वर्षों में देश के हमारे 25 करोड़ गरीब भाई आज वो गरीबी से बाहर निकले। अगर मैं बात करूं कि देश के गांव में 4 लाख सड़कें बनी हैं पिछले 10 सालों में। पहले तो कोई शहरों की सड़कें नहीं होती थी, मगर आज जो है देश के दूर दराज गांव में, आदिवासी इलाकों में सारी सड़कों का जाल बिछ गया है और देश के गांव में 4 लाख सड़कें बनी हैं। मैं अगर नेशनल हाईवेज की बात करूं तो पहले 90,000 किलोमीटर से आज 1,46,000 किलोमीटर ये हमारे नेशनल हाईवेज का काम हो चुका है। पहले 2014 से पहले देश में जो एयरपोर्ट की संख्या रहती थी वो केवल 74 थी, 74। आज जो है देश में एयरपोर्ट की संख्या हो गई है 149, तो ये बिल्कुल डबल हो गई। तो इससे क्या हुआ है कि इससे आना जाना आसान हुआ है और इससे जो एयरलाइन थे उनको काफी आसान हुआ है। और पहले जो एयरफेयर होते थे
आज जो है ट्रेन के एयरफेयर का और अगर कोई प्लेन से जाना चाहे उसके एयरफेयर में ज्यादा फर्क नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने, देश की जनता ने एयर से अपनी यात्रा को करना शुरू किया। पहले हम जानते हैं कि ट्रेन की हालत क्या होती थी और अब ऐसे 40 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलती है, हाई स्पीड ट्रेन चलती है। और अगर हम भी गए होंगे वंदे भारत में तो हम लोग जानते होंगे कि वहां पर क्या उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह हमारी ट्रेन हो गई। मैं अगर गैस लाइन की बात करूं तो 10,000 किलोमीटर गैस लाइन अभी तक भारत सरकार डाल चुकी है। पहले जो है मेट्रो केवल 5 सिटीज में होती थी, आज मेट्रो 20 सिटीज में हो गई। और ये हमारी सरकार के 2, 4, 5 ऐसे काम रहे जो इतिहास में लिखे जाएंगे। जैसे अभी भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ और उससे पहले 370 की धारा हटी। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कि महिलाओं को भी कोटा मिले राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का, सरकार चलाने का और जो है देश के कानून बनाने का। और इसी के साथ साथ ही हजारों ऐसे कानून हैं जिनको हमारी सरकार ने हटाया। बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों के चले कानून आ रहे थे, आज उनकी जरूरत नहीं थी, तो वो उनकी स्टडी करके एक एक के अंदर जाकर, और अगर किसी कानून को बदलना पड़ा तो उसको बदला, और अगर किसी कानून की जरूरत नहीं थी तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया। देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। 11 करोड़ की संख्या, ये आप कोई अपना छोटी संख्या नहीं है। 11 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में 11 करोड़ टॉयलेट, यानी कि ये टॉयलेट थे ही नहीं। और सारे लोग जो हैं वो सारे खुले में शौच करते थे, और वो खुले में शौच करने से उनको बीमारियां कितनी होती थी। आज वो बीमारियां भी कम हुई हैं, बीमारियों के ऊपर लगने वाली दवाई का खर्चा भी कम हुआ और इलाज का खर्चा भी कम हुआ, और आज उनको एक अपना सम्मान की जिंदगी मिली है, आत्म सम्मान की। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। और उसी के साथ साथ जो देश के गांव में पानी से, पाइप से पानी की जो व्यवस्था हुई है गांव में, आदिवासी इलाकों में, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हुआ। देश में एलईडी बल्ब का एक इतना चमत्कारी काम हुआ है कि हमने अपने इलाके में भी, अपनी लोकसभा में भी 3 लाख से ज्यादा लाइटों में एलईडी लाइट को हमने उसको कन्वर्ट किया। तो उसको एलईडी लाइट को कन्वर्ट करने से क्या होता है, एक तो बिजली का बिल बहुत सारा बचता है, सरकार की बचत होती है, और जो हमारा राजस्व है तो उसमें वृद्धि होती है। तो ऐसे 20,000 करोड़ ये सारे एलईडी बल्ब लगाने से सरकार के 20,000 करोड़ रुपया बचे। ये एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं आपके मोहल्लों में भी, और जो दिल्ली में भी मैं देखता हूं हर विधानसभा में, हर वार्ड में खुला हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि उसके इलाके में जन औषधि केंद्र बने। अब ये जन औषधि में क्या होता है, ये जो है प्रधानमंत्री जी ने खोले जन औषधि केंद्र, जहां पर अगर आप जो है केमिस्ट के पास में जाएंगे तो जो दवाई आपको 500 रुपए की मिलती है, वो दवाई आपको जन औषधि केंद्र में केवल 30 या 40 रुपए की मिलती है। तो इतना 90% का जो फर्क है, इससे हमारे देश के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा है, और उन दवाइयों में कोई फर्क नहीं। मैं भी कई बार जाके जन औषधि केंद्र से दवाई खरीदता हूं, उनमें कोई फर्क नहीं। केवल एक हमारे दिमाग में ये रहता है कि वो बड़ी कंपनी बना रही है, महंगी चीज होगी तो अच्छी होगी, मगर वो जन औषधि केंद्र में उस दवाई की स्ट्रेंथ उतनी होती है, उसका असर उतना ही होता है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ।
उसी के साथ ही 3 हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो कानून को खत्म किया। ये हमारे मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात आई है कि पहले, और मैंने कहीं अभी हम जो है कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पे मैं छोटी बच्ची से मिला, कॉलेज में जाती थी, तो वो बच्ची ने कहा, तो अभी जो है नव मतदाता सम्मेलन हुआ था, आपको पता है, तो वहां पे नव मतदाता सम्मेलन में एक 18 साल की बच्ची जो अभी अभी अपना वोटर बनी है, तो वो आके उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूं, और उसने बताया कि ये इतना अच्छा कानून बनाया मोदी जी ने कि पहले कोई भी आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर और वो शादी को खत्म कर देता था, और वो महिलाओं की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। मगर उन्होंने ऐसा कानून बना के, मोदी जी ने ऐसा कानून बना के बहुत अच्छा काम किया। ये हमने एक 18 साल की बच्ची के मुंह से हमने ये शब्द सुने तो हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ। और हम सभी जानते हैं कि जीएसटी टैक्स आया, तो ये टैक्स आने से क्या हुआ? आपने देखा होगा कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले हमारी दिल्ली का बजट होता था 15,000 20,000 करोड़ रुपए, आज हो गया 70-80 हजार करोड़ रुपए, और वो इस बात का श्रेय लेते हैं कि सब उन्होंने किया। मगर ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो हुआ है ये सारा जीएसटी के आने के बाद हुआ है। तो ना केवल दिल्ली का बजट बढ़ा, बल्कि आप पूरे देश के जितने भी शहर उठा लीजिए, चाहे वो मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, सारे शहर उठा लीजिए, तो आपको हमें दिखाई देगा कि हर राज्य का राजस्व वो जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद में 4 गुना का फर्क है। तो ये ऐसा केवल दिल्ली में नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली के लोग बाकी राज्यों की उनकी जो फिगर है वो नहीं देखते हैं, इसलिए वो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ भाई केजरीवाल जी ने बढ़ाया होगा। मगर जो दिल्ली का टैक्स बढ़ा, जो दिल्ली का राजस्व बढ़ा, जो दिल्ली का बजट बढ़ा, वो जो हुआ है वो सारा जीएसटी के आने के बाद हुआ है। तो जीएसटी आना और आज जो है 1.5 लाख करोड़, एक महीने में 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आना देश में बहुत बड़ी बात है, और ये केवल जीएसटी के कारण हुआ है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना देश बन गया है। तो पहले हमारी गिनती कहां होती थी, और आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हम लोग अपना मोबाइल को बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। इसी के साथ साथ मैं आपको दिल्ली के कुछ ऐसे काम बताना चाहता हूं देश के कामों के साथ में, जो बहुत अच्छे काम हुए हैं, जैसे पीएम स्वनिधि योजना। इसमें देश में 78 लाख जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको पैसा दीजिए, सारे बैंकों को कहा कि इनको पैसा दीजिए, और कोई इनसे गारंटी के नाम पर कोई कागज नहीं लेगा, कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, आप इसको मोदी की गारंटी के नाम पर पैसा दीजिए। ऐसे 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भारत सरकार ने पैसा दिया, और इसमें खुशी की बात यह है कि सारा पैसा ये लोग वापस करते हैं, और जब ये लोग वापस करते हैं तो उसके बाद में दूसरी बार में इनको डबल पैसा मिलता है। ये फिर कमाकर वापस करते हैं तो तीसरी बार इनको और ज्यादा ट्रिपल पैसा मिलता है। तो यानी कि आपको भारत सरकार जो है काम भी सिखाने का काम कर रही है और उसके साथ में पैसा भी देने का काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस की हम लोग बात करते हैं कि क्राइम कभी होता है तो केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं देखिए दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है इसलिए क्राइम होता है, मगर दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने आज तक क्या किया? कोई 1 रुपए का भी काम नहीं किया। पहले यूपीए के समय में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2013 में जब आया था बजट, तो उस समय दिल्ली पुलिस को केवल 4500 करोड़ रुपए दिया जाता था पूरे साल का। इस बार 2024 के बजट में 11,500 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस को दिया गया। तो 11,500 करोड़ रुपए से वो अपनी आधुनिकता और बढ़ाएंगे, वो जो है और ज्यादा टेक्नोलॉजी लेंगे
वो जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे, मैन पावर की संख्या बढ़ाएंगे, उससे हमारी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ में दिल्ली मुंबई जो रेल रूट है, अभी उसके लिए 2662 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे हमारा दिल्ली से मुंबई जाना 12 घंटे से भी कम हो जाएगा। और उसी के साथ ही अभी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझना चाहिए। आप जो है सारे पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन करके आए थे तो उन्होंने आते ही शाम को ट्वीट किया था और कहा था कि मैं देश में 1 करोड़ घर में सोलर पैनल लगाने की घोषणा करता हूं। और उन्होंने सूर्योदय योजना के नाम से स्कीम बनाई, सोलर पावर पॉलिसी। तो उन्होंने जैसे ही अनाउंसमेंट किया, उसके 2 दिन के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आया कि हमने सोलर पावर पॉलिसी बना दी है। और मैं तो आपने सुना होगा, अखबारों में आया था कि अब जो है दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल एकदम 0 आएगा। आपने पढ़ा था ना। अब इसकी सच्चाई क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको बताना चाहिए और आपको सवाल भी पूछना चाहिए। अब ये है क्या सोलर पावर पॉलिसी, जो अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और उसके बाद में केजरीवाल ने 2 दिन के बाद ही घोषणा करी। अब ये क्या है कि हम अगर हमारे घर के ऊपर में छत है और उसके ऊपर हम अपना सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है, वो हमारे घर के लिए आती है। तो ऐसे भारत सरकार ने जो अपना वेंडर्स हैं उनको फिक्स किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है कि आप केवल इन्हीं से खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी मिलती है। तो जैसे आपको अपने घर के ऊपर में छत के ऊपर लगाना है तो आप उसमें 3 किलोवाट का जो आपको सोलर का पैनल लगाने का खर्चा आएगा लगभग 1,40,000 रुपए। तो कोई 40-45,000 रुपए पर किलोवाट का खर्चा आता है। तो 1,40,000 रुपया जो है 3 किलोवाट का खर्चा आता है। तो आप वो ऑथराइज वेंडर के पास जाएंगे, वहां पे 3 किलोवाट का उसको ऑर्डर करेंगे, 1,40,000 रुपया देंगे, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। अब वो सब्सिडी कौन देता है? तो ये पूरे प्रोसेस में दिल्ली सरकार का और केजरीवाल का रोल क्या है, ये मैं आप ही से पूछूंगा। जो उन्होंने कहा है कि मैं सोलर पॉलिसी मैं लेके आया हूं पॉलिसी, अब इसमें उनका क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक जो है एनडीटीवी जो अपना चैनल है उसका एक वो पत्रकार है, अब वो नाम का है कि वो कोई मैं एनडीटीवी का पत्रकार है, मगर वो रिपोर्टिंग पूरा ऐसे करता है जैसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो अभी उसने ये पूरी रिपोर्टिंग करी, तो वहां पर उसी की रिकॉर्डिंग में आ रहा है और मैंने सुना कि इसके ऊपर में 3 किलोवाट के ऊपर में जो आपको सब्सिडी मिलती है वो भारत सरकार की तरफ से 25,000 रुपए मिलता है, भारत सरकार देती है। और आपको दिल्ली सरकार कितनी सब्सिडी देती है? केवल 2,000 रुपया। तो 1,40,000 रुपए का आदमी खरीदे, अपने घर की छत पे लगाए, उसमें मोदी जी दे रहे 25,000 रुपए, उसको कम कर दिया, और केजरीवाल केवल 2,000 रुपए कम कर रहे। पहले आज से 4 साल पहले दिल्ली सरकार भी 20,000 रुपए देती थी। आज से 4 साल पहले केजरीवाल ने वो खत्म कर दिया 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए का केवल उसने 2,000 रुपए कर दिया। ये बात कोई नहीं बताता है, ना कोई पूछता है कि आप क्या पावर पॉलिसी लेके आए, आपने तो बर्बाद कर दिया। अगर मोदी जी दे रहे 25,000 रुपया और आप पहले 4 साल पहले तक दे रहे थे 20,000 रुपया, अब आप केवल 2,000 रुपए दे रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं लेके आया हूं पॉलिसी दिल्ली की जनता का। मतलब ऐसा झूठ। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री का सच। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में, सूर्योदय अपना योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पावर पॉलिसी अपनाई जाएगी और वहां पे पैनल लगेंगे, उससे जो बिजली आएगी उससे लोगों का घर का बिल वो बिल्कुल 0 आए। तो इसमें केजरीवाल का दूर दूर तक कोई भी लेना नहीं है। उसका तो एक काम है, कोई भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा करे उसका श्रेय ले लेना, क्योंकि अब कौन जाके चेक करेगा? आदमी को वो मिलेगी सब्सिडी तो आदमी सोचेगा केजरीवाल ही दे रहा होगा क्योंकि उसने भी अनाउंस किया था।
मगर सच्चाई है कि भारत सरकार वो सारी सब्सिडी देती है। और जो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, पहले देखिए हमारे देश में आधार नहीं होता था, पहले हमारे देश में जनधन का बैंक खाता नहीं होता था, और पहले मोबाइल फोन इतना महंगा होता था। मगर अभी ये सारी आधुनिकता को यूज करने के बाद जो पहले अपना बीच में बिचौलिए पैसा खा लेते, सारा जो ट्रांसफर होता था गरीबों को, सब्सिडी को, तो अभी तो सारा डीबीटी के माध्यम से होता है डायरेक्ट। तो इसमें 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया। 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार का राजस्व बचा है। तो ये पैसा जब ये बचता है तो ये लोगों की भलाई में खर्च होता है। इसी के साथ में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम ये बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमारी सरकार जो है सड़क में और जो है अपना पानी के लिए, मेट्रो के लिए, रोड के लिए, घर के लिए, शौचालय के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। तो पहले 2013 में जब हमारे से पहले यूपीए सरकार थी तो उसका बजट था केवल 86,000 करोड़, केवल 86,000 करोड़ रुपए से पूरे देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। और आज हमारी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा। यानी कि 11 लाख करोड़ हमारे जैसे देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में तो समझ आता है। तो वो 86,000 करोड़ रुपए तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ना होगा तो ना कोई काम होगा, ना पैसा होगा। अब ये पूरे बजट में दिल्ली के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं आई हैं, और उसमें से इस बात की मुझे खुशी है कि जो सारी मुख्य योजनाएं सारी पश्चिमी दिल्ली में। तो एक इसमें UER-2 आपने देखा होगा, UER-2, तो वहां पे 8,500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनी है UER-2, और वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 90-95% जो है, तो वो सारा काम पूरा हो चुका है, और अगले 2-3 महीने में वो सड़क को हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के साथ में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था द्वारका में। वो जो 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वो भी हमारी लोकसभा में। और उसी के साथ में भारत वंदना पार्क, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वो भी हमारी लोकसभा में। तो हमारी लोकसभा में अगर मैं कामों के बारे में बात करूं तो भारत सरकार ने जो पैसा लगाया है और जो काम हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए। 1 लाख करोड़ रुपए। हमें तो केवल बजट मिलता है एक साल का 5 करोड़ रुपया, मगर हम उसके अलावा हमारी सरकार के पास में जा जाकर मंत्रियों से बात करके 1 लाख करोड़ रुपए के काम हो गए। 1 लाख, मैं समझता हूं पूरे देश में किसी भी लोकसभा में इतना पैसा नहीं लगा होगा कोई भी। तो ये सारे काम हुए। उसी के साथ में जो दिल्ली में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल और जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया ताकि उसका अपग्रेडेशन हो और वहां पे आधुनिक सुविधाएं हैं। उसी के साथ में देश में जो है अपना प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर, और ये जो कॉर्पस होगा ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होगा। अगर कोई भी रिसर्च करना चाहता है तो वो पैसा ले सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन उसको मिलेगा, और वो 50 साल तक मिलेगा, और वो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं जो 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, तो इसी के साथ में लखपति दीदी योजना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री की योजना है कि जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और बहुत सारी महिलाएं आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं। तो ऐसे 2 करोड़ पहले महिलाओं का टारगेट था उनको लखपति दीदी बनाने का, और वो 2 लाख से अपना बढ़ाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर अब जो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय सरकार ने किया है। उसके लिए वो सारी महिलाओं को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, उनको काम सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छा काम करे, पैसे को वापस करे, उससे कमाई करे, और वो 1000पति से लखपति हो जाए। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसी के साथ में
7 IIT बन गए हैं, 16 IITS बन गए हैं, 15 एम्स बन गए और 7 अभी नए IIMs अभी खोले गए हैं। देश के किसान सम्मान निधि, जो हमारे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि के रूप में ऐसे 12 करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये सीधा सीधा अपना बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, उनके खाते में पैसा जाता है। और अभी आपने देखा होगा कोविड के समय में और उसके बाद से लगातार आज तक देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मुहैया कराया गया भारत सरकार द्वारा। और आज तक भी दिल्ली में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी राशन की दुकानें होती हैं वो होती तो दिल्ली सरकार की है और वो प्राइवेट आदमी उसको रन करता है। दिल्ली सरकार का उसमें लेना देना नहीं है, केवल वो उसको लाइसेंस देती है, मगर उनमें जो राशन आता है वो सीधा भारत सरकार से आता है 100%। मतलब उसमें केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का कोई 5 पैसे का भी योगदान नहीं है, 5 पैसे का। जितना भी राशन दिल्ली के गरीबों को, देश के गरीबों को मिलता है वो वहां की राज्य सरकार नहीं देती है, वो सीधा सीधा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है और उसमें 100% पैसा वो भारत सरकार द्वारा ही खर्च हो रहा है, राज्य सरकार का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। इसी के साथ में आयुष्मान, अब ये योजना दिल्ली में तो नहीं है आयुष्मान योजना, इसलिए आपको नहीं पता कि भाई आयुष्मान योजना है क्या। आयुष्मान योजना है कि कोई भी गरीब का 5 लाख रुपए तक का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकता है, जो कि दिल्ली में नहीं होता है, बाकी पूरे देश में होता है। तो पहले इसमें आशा वर्कर्स नहीं होते थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं होते थे, अभी उनको भी इसमें कवर दिया गया है, मगर दिल्ली में नहीं दिया गया क्योंकि केजरीवाल ने इसको यहाँ पे दिल्ली में लागू नहीं किया। यानी आप सबको भी और आपके मोहल्ले में रहने वाले या हजारों लाखों गरीब जो रहते हैं तो उनको कोई भी लाभ नहीं आयुष्मान योजना। तो इनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, कितना घोटाला हो रहा है। और इनके सरकारी हॉस्पिटल की क्या सुविधा है, आप भी तो जाते रहते होंगे, मगर आप भी कभी कोई ना भगवान ना करे बीमार हो, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाए। तो इसी के साथ ही अभी PM आवास योजना, तो इसमें भी अभी जो है 30 करोड़ महिलाओं को अपना पैसा दिया गया है। और ये सारी बात मैंने आपको रखी है, ये हमारे बजट की मुख्य बातें थी। पहले क्या होता था, जब भी इलेक्शन से पहले बजट होता था तो वो बहुत ही पॉपुलर होता था, तो वो जो है पॉपुलिस्ट होता था। तो वो इसलिए होता था कि कोई भी सरकार काम नहीं करती थी, यूपी सरकार काम नहीं करती थी और वो बजट में ऐसी मन लुभावनी घोषणाएं कर देती थी जिससे जनता को जो है ना अपना गुमराह कर सके और वो वोट दे दे। मगर अब ऐसा नहीं होता है। कोई भी मुद्दा, जिन मुद्दों के ऊपर में देश में 75 साल में चुनाव लड़ा गया, सारे मुद्दे एक एक करके हमारे प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिए। चाहे वो राम जी का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा था, सारे मुद्दे प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिए। और वो कहते हैं ये मुद्दे पे कोई हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग तो केवल चुनाव लड़ेंगे विकास के मुद्दे। कौन कितना विकास करता है, कौन कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, कौन कितना ईमानदारी से काम करता है, कौन 1 रुपया भी नहीं खाता है, कौन कोई स्कैम नहीं करता है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। ये सारे उल्टे सीधे जो भी यहाँ पे दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी पास करो, सारे 4-5 चुनाव तो ऐसे ही लड़े गए, मगर वो अनऑथराइज कॉलोनी पास किसने करी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने पास की। तो सारी कॉलोनी में रजिस्ट्री होने का काम वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो इसलिए वो ये सारे बेकार के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अभी इसके बाद में मुख्य बजट आएगा जैसे मैंने कहा, और उसमें जो बड़े बड़े कामों की बात होगी वो उसमें की जाएगी और हमारा देश जो है विकसित कैसे बनेगा उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट उसमें दिखाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप जो है पूछ सकते हैं। सर, आपका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपके क्षेत्र में 3 तरह के हैं, दिल्ली देहात है, द्वारका सब सिटी और वैशाली के इलाका है। इस दौरान आपने 2-3 अपने लेवल पे ऐसा क्या किया है जिसकी आपको अपेक्षा थी कि मुझे करना है? हाँ,
बहुत अच्छी आपने बात करी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे जो बड़े बड़े कामों में से क्या काम आप जो है पूछ रहे हैं और जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। एक जो है अगर मैं बात करूं नजफगढ़ की, तो वहां पे लोगों को डिमांड थी कि जो वहां का मेट्रो स्टेशन है वो हमारा ढासा तक पहुंचना चाहिए, और उसका डीपीआर भी नहीं बना था, उसका कोई पैसा भी मंजूर नहीं हुआ था, और जो काम फेज 5 में होना था मैंने उसके पीछे पढ़कर उसको फेज 4 में करवा दिया। 650 करोड़ रुपए मंजूर करवाया। उस समय यूडी सेक्रेटरी जो थे, आज वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी। जब उसका उद्घाटन हुआ था तब वहां पे केजरीवाल जी भी थे, वहां पे और भी लोग थे। वहां पर उन्होंने कहा था सारे लोगों के सामने कि आज जो ये मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल यहाँ के सांसद परवेश वर्मा को जाता है, जो मेरे ऑफिस में 50 बार आया, मेरे को उसने हिलाता रहा, एक एक फाइल को साइन करवाता रहा, 650 करोड़ रुपए मंजूर कराए और आज वो मेट्रो स्टेशन बनके तैयार हो गया है। उसी के साथ में वहां पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल की डिमांड थी कि हॉस्पिटल बने। वो हॉस्पिटल कोई 25 साल से डिमांड थी। वो हॉस्पिटल का निर्माण मैंने करवाया, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, 100 करोड़ रुपए लेके आया, पूरा हॉस्पिटल बनके तैयार है। अभी उसमें और भी मशीनें ऑर्डर हो रही हैं और भी डॉक्टर को रिक्रूट किया जा रहा है, स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। इसी के साथ में द्वारका में हमने एक नहीं दो नहीं चार स्टेडियम बनवाए। उसके बाद में ककरोला में स्टेडियम बना, फिर यहाँ पे मादीपुर में स्टेडियम बना, फिर ये जो कन्वेंशन हमने जो बताया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, तो मैं यूडी की एक जो पार्लियामेंट की यूडी की स्टैंडिंग कमेटी होती है मैं उसका मेंबर होता था। तो वहां पे प्रपोजल आया था कि कहाँ पे बनना चाहिए, तो वहां पे और भी 20-25 एमपी होते हैं। तो कोई कह रहा था गुड़गांव वाला कि गुड़गांव में लेके जाइए, कोई कह रहा था नोएडा लेके जाइए, कोई कह रहा था फलाना लेगा। तो मैंने भी वहां पे अपना प्रपोजल रखा कि इसको द्वारका में बनाइए क्योंकि एयरपोर्ट के पास है। तो मैं डीडीए के पास गया, वहां से हमने जमीन देखी और उसको हमने फाइनलाइज करवाया और 80,000 करोड़ रुपए वहां पे लगा। उसी के साथ में UER-2 ये सड़क भी मास्टर प्लान का हिस्सा होती थी और ये भी 20-25 साल से बनेगी बनेगी बनेगी, सारे लोग इस बात का सपना देख रहे थे। और ये मैं समझता हूं कि दिल्ली की आखिरी सड़क होगी जो इतनी बड़ी बनी है। इसके बाद में जमीन तो बची नहीं है, तो कोई नई सड़क तो इसके बाद में बनेगी नहीं। तो UER-2 सड़क इसमें जो है 8,500 करोड़ रुपए लगा है और ये पहले डीडीए में बनानी थी। आपने गडकरी जी को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि अगर परवेश वर्मा मेरे पीछे नहीं पड़ता तो ये सड़क मैं नहीं बनाता। मैं उनके पीछे पड़ा रहा। पहले मैंने डीडीए से सड़क को NHAI को ट्रांसफर करवाया, उसके बाद में ये सड़क बनी, 8,500 करोड़ रुपए की सड़क बनी। आज वो सड़क वहां पे चालू हो गई है, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। मेरी अभी अपना मांग मैंने की है कि उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम जो है चालू कर दें और एक दो पैच उसके नहीं बने वो अपना बनते रहेंगे। तो ये सड़क से क्या होगा, आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको अलीपुर जाना होगा तो यहाँ से 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। हमारे अभी ये सड़क जो है 2-3 महीने में जैसी बन जाएगी, आप यहाँ से जाएंगे साईं बाबा मंदिर और वहां से हाईवे पे चढ़ेंगे तो आप जो है 15 मिनट में अलीपुर पहुंच जाएंगे। तो ये सड़क जो है अलीपुर से लेकर शिव मूर्ति, जो लोग अलीपुर में रहते हैं, नरेला में रहते हैं, जब वो वहां से चढ़ेंगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अलीपुर से। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है ये। जब आप वहां से चलेंगे ना किसी दिन तो आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन सी जगह पे घूम रहा हूं। तो ये इतना बड़ा काम हुआ। उसके साथ में तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल है, उसके बाद में मादीपुर स्टेडियम है, वहां पर वेस्ट टू वंडर पार्क है। तो ये ऐसे, और ये जो अपना उत्तम नगर टर्मिनल की सड़क है 100 फुटा सड़क, ये तो मेरे को आज तक किसी ने भी इसकी एप्लीकेशन भी नहीं दी। ये सड़क मैंने वहां पे बनवाई जिससे लाखों गाड़ी आज वहां पे उसको यूज करती हैं। और अनऑथराइज कॉलोनी को पास करवाने की बात हो, गांव में विकास कराने की बात हो, सारी एलईडी बल्ब को लगवाने की बात हो, 3 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब को हमने चेंज करवाया उसकी बात हो, गांव में कॉलोनियों में सड़क या वहां पे सिवर लाइन या वहां पे कम्युनिटी सेंटर
ऐसे नए नए कम्युनिटी सेंटर जो है 8 से ज्यादा कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए जितने भी मेरे, और ये जो है यहाँ पे सुभाष नगर में पार्किंग बनवाई, 2 पार्किंग बनवाई। तो ऐसे मेरे जितने भी काम है सारे कामों की मैं ऐसे जो है ना 100 से ज्यादा काम होंगे, मैं आपको भेजेंगे वहां पे पूछते हुए। मेरा प्रश्न भी यही है कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की, उत्तरांचल के लोगों की, सिख भाइयों की, हिंदुओं के इतने जो सारे त्योहार होते हैं और उनके लिए बार बार पार्क में जाकर परमिशन लेना, ये एक जो है बहुत ही झगड़े वाला काम होता है। तो ऐसे जो है भारत सरकार की क्या योजना है कि हर वार्ड में, हर विधानसभा में रिलीजियस कल्चरल साइट ऐसी बने ताकि जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे छठ भी मना सके, गुरु पूरब का भी कार्यक्रम कर सके, जन्माष्टमी, रामलीला, दशहरा, सारे जो हमारे त्योहार हैं वो सारे कर सके। तो ऐसी हर विधानसभा में साइट्स होनी चाहिए। ये मेरा कल वहां पे प्रश्न लगा हुआ है और हमने कई बार उठाया है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज तक जो भी मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं कोई दुर्गा पूजा करना चाहता हूँ, गुरु पर्व का कार्यक्रम करना चाहता हूँ, छठ पर्व करना चाहता हूँ, उत्तरायणी का कार्यक्रम करना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन नहीं मिल रही है। एक भी ऐसा केस नहीं है सिंगल, या मैं जन्माष्टमी करना चाहता हूँ, रामलीला करना चाहता हूँ, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसको मैंने परमिशन नहीं दिलाई। मैंने, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डीडीए डिपार्टमेंट हो, मैंने हर डिपार्टमेंट से उसको परमिशन दिलाने का काम किया है। और तो और मैं एलजी साहब के पास में भी एक पूरी धर्म यात्रा महासंघ है, उसको लेकर गया, पूरे उनके अपना जो था प्रतिनिधि मंडल को लेके गया, उनको ले जाकर मैंने